तो ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ये एमपीपीएससी का किस सेकंड यूनिट थर्ड यूनिट का टॉपिक है और प्री में भी आते हैं इसके फैक्ट। तो ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव किस पर आधारित है? दादा भाई नौरोजी की बुक है ना, क्या नाम है उस बुक का? भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन, है ना, पॉवर्टी इन इंडिया एंड नॉन ब्रिटिश गवर्नेंस। उसमें दादा भाई नौरोजी ने बताया कि किस प्रकार अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने भारत के धन को एक व्यवस्थित तरीके से ब्रिटेन भेजा और ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात किया। किस प्रकार भारत से धन को ले जाया गया और भारत जो एशिया और विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक था उसे सबसे बड़ा कच्चे माल का निर्यातक बना दिया और ब्रिटिश वस्तुओं का जो रेडीमेड वस्तुएं थी उनका बाजार बना दिया। ये एक चरणबद्ध प्रक्रिया थी। तो ये चालू कब से हुई? तो दादा भाई नौरोजी ने ये चीज़ बताई है अपनी बुक में कि 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ बंगाल के नवाब और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, उससे ही ब्रिटिश शासन की नींव डली और तब से ही बंगाल से ही क्या हुआ चालू? धन का निष्कासन। तो उसके ही इम्पैक्ट हमें देखने हैं कि धन के निष्कासन से या ब्रिटिश नीतियों से भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार प्रभावित हुई, इसे सिलेबस में हमें शामिल किया गया। तो पहला हम देखें विउद्योगीकरण। विउद्योगीकरण क्या होता है? विउद्योगीकरण मतलब भारत में जो पहले से उद्योग चल रहे थे उन उद्योगों को एक व्यवस्थित तरीके से नष्ट किया ब्रिटिशर्स ने। कैसे? क्योंकि भारतीय उद्योगों का जो सामान था, जैसे कपड़े थे, सूती वस्त्र थे, है ना, रेशमी वस्त्र थे, ये ब्रिटेन में, यूरोप में, अफ्रीका में बिकते थे। तो ब्रिटिशर्स ने पहले इन पे अत्यधिक टैरिफ लगाया। जैसे अभी टैरिफ वॉर चल रही है ना, चीन, अमेरिका, भारत, मोदी की, और या आप देखते हो चीन की, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की, तो टैरिफ पहले से ही लगता आ रहा है। तो उन्होंने भारत की चीज़ों पे अत्यधिक टैरिफ लगाया, जबकि ब्रिटिश चीज़ों को भारत में टैरिफ मुक्त किया। विउद्योगीकरण के लिए उन्होंने क्या किया? हमारे उद्योगों को नष्ट करने के लिए तो एक तरफा मुक्त व्यापार। एक तरफा मुक्त व्यापार मतलब उनकी जो कंपनियों से बना हुआ मटेरियल था, ईस्ट इंडिया कंपनी से बन के जो मटेरियल आता था उसे टैक्स फ्री किया गया कि ब्रिटेन से जो बन के भारत में वो बेचेंगे उस पर न्यूनतम या ना के बराबर टैक्स लगाया जाए। लेकिन भारत के उद्योग से या फैक्ट्री से बना कोई मटेरियल है, ब्रिटेन में उससे 200 से 300% एक्साइज ड्यूटी ली गई, अत्यधिक कर आरोपित किया गया। इवन भारतीय बाजारों में भी यदि भारतीय मटेरियल बिकेगा उस पर भी अत्यधिक कर लगा दिया, जिसके कारण मजबूरन मेड इन इंडिया जो प्रोडक्ट थे वो बहुत महंगे हो गए कॉस्ट निकालने के कारण, है ना, और धीरे धीरे वो नष्ट होने लगे और लोगों में सस्ते और रेडीमेड मटेरियल की मांग बढ़ने लगी। इससे भारतीय उद्योग नष्ट होने लगे। तो पहला रहा एक तरफा मुक्त व्यापार। तो एक तरफा मुक्त व्यापार में ब्रिटिश कंपनियों को अधिक से अधिक क्या दी गई? सुविधाएं, है ना। एक तरफा मुक्त व्यापार का आज हम पालन कर सकते हैं जैसे चीन ने किया, है ना। अब जाके इंडिया कर रहा है मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, कि अधिक से अधिक गवर्नमेंट क्या कर रही? भारतीय लोगों को उद्योगों की तरफ ले जा रही कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप अधिक से अधिक उद्योग लगाएं। ये चीज़ ब्रिटिशर्स ने खुद के लिए कब कर दी? तब 19वीं शताब्दी में। इसके बाद देखें वस्त्रों पर उच्च टैरिफ। तो भारतीय वस्त्रों की जो डिमांड थी उस पर अत्यधिक उच्च टैरिफ आरोपित कर दिया गया, जिससे वो महंगे हो गए और कोई उन्हें ब्रिटेन में खरीदना नहीं चाह रहा था। दूसरा, शुद्ध आयातक। यदि किसी देश को आयातक बना दिया जाए तो वो कर्ज में डूब जाएगा, ठीक है। तो भारत पहले सबसे बड़ा निर्यातक था वस्त्रों का, धीरे से रेडीमेड वस्तुएं आने लगी और ब्रिटेन ने क्या बना दिया? भारत को शुद्ध आयातक। जैसे हम बोल रहे हैं अब धोती नहीं पहनेंगे, कुर्ता नहीं पहनेंगे, तो उन्होंने पहले शिक्षा पद्धतियों में परिवर्तन किया। शिक्षा पद्धतियों में उन्होंने हमें वेस्टर्न कल्चर पढ़ाया, पाश्चात्य शिक्षा दी। पाश्चात्य और वेस्टर्न कल्चर का मतलब उन्होंने कहा हम जो खाते हैं वो श्रेष्ठ है, हम जो पहनते हैं वो श्रेष्ठ है। जो चीज़ आज तक बनी हुई है, जैसे मैंने बताया था कि शादी में दूल्हा तो कोट ही पहनेगा, है ना, चाहे बहुत ज़्यादा मई जून की गर्मी हो, पसीना निकल रहा है, कोट पहन रहा है, ठीक है, ब्राइडल गाउन पहनेगी। रीज़न क्या? कि ब्रिटिशर्स की जो सोसाइटी है उन्होंने हमारी नज़रों में कहीं ना कहीं हाई बना दी उसे। तो हर कोई तुलना करने लगा, हाँ मैं कोट पैंट पहन रहा हूँ मतलब मैं विशेष हूँ, है ना। जो हम रंग भेद वाली चीज़ बताते हैं, वाइट एंड ब्लैक,
वो चीज़ उन्होंने वहाँ पे शो अप करी। उन्होंने हमें उनकी शिक्षा नीति में ये सिखाया, जिसके कारण हमारा जो अपर क्लास था, उच्च वर्ग था भारत का, जो संपन्न वर्ग था पैसों में, जिनमें खास रॉयल फैमिलियाँ, नवाबी खानदान और उच्च साहूकार जमींदार लोग आते थे, उनके बच्चों को उन्होंने क्या किया, लंदन भेजा पढ़ने। जब वो लंदन से पढ़ के आए तो उन चीज़ों के वो आदी हो गए, वैसी ही चीज़ें पहनना, वैसे ही बोलना, इंग्लिश बोलना, है ना, और वैसे ही कल्चर को फॉलो करना। जब उन्होंने वैसे कल्चर को फॉलो किया तो उन चीज़ों की डिमांड बढ़ी तो अपने आप ब्रिटिशर्स ने क्या किए, कस्टमर्स तैयार कर दिए। कस्टमर तैयार किए तो ब्रिटेन से जो भी उत्पाद बन के आते थे वो उच्च दामों में भारत में बेचते, है ना, और उच्च दामों में उन्हें कौन खरीद सकता था, केवल राजा महाराजाओं के परिवार, जमींदारों के परिवार, नवाबों के परिवार। जब वो महंगी चीज़ों को, जीन्स, टोपी, है ना, कोट, इन सब को पहनते तो उन्हें लगता इनकी छोटे गरीबों की तो औकात ही नहीं इसे खरीदने की। एक अपर क्लास बना दिया उन्होंने, क्लासिफाइड कर दिया चीज़ों को, जिससे क्या हुआ, उनकी वस्तुओं की डिमांड बढ़ी, भारतीय वस्तुओं को राजकीय संरक्षण खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, भारत क्या बन गया, शुद्ध आयातक, कि मेड इन जर्मनी, मेड इन इंग्लैंड हम चीज़ें पहनेंगे। आजीविका की हानि। अब जो उद्योग में कार्यरत लोग थे, मजदूर थे, रंगरेज थे, कपड़ों में रंग करने वाले, उद्योगों में काम करने वाले, हथकरघा, चरखा चलाने वाले, वो क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। जब उद्योग ही नष्ट हो गए तो वो सब हो गए बेरोजगार। जब वो बेरोजगार हो गए तो वो क्या होने लगे, आजीविका की हानि होने लगी, रोजगार छिन गया, तो देश और गरीब हो जाएगा। राजकीय संरक्षण का अभाव। जो राजा महाराजा उन उत्पादों को खरीदते थे, जो अपर क्लास उन उत्पादों को खरीदती थी, वो भी क्या होने लगी, अब ब्रिटिश वस्तुएं खरीदने लगी। जब ब्रिटिश वस्तुएं खरीदने लगी वो, तो राजकीय संरक्षण छिन गया भारतीय उद्योगों से, है ना, और राजकीय संरक्षण छिनने के कारण भी क्या हो गया, वो उद्योग नष्ट होने लगे। तो ये खास कारण रहे जिनके कारण विउद्योगीकरण हुआ, उद्योग नष्ट हो गए, और जिससे एक बहुत बड़ा असर पड़ा हमारी अर्थव्यवस्था पर। जब एक तरफ मुक्त व्यापार हुआ, वस्त्रों पर उच्च टैरिफ लगा, शुद्ध आयातक बन गया देश, आजीविकाएं नष्ट हो गई, राजकीय संरक्षण चला गया, तो जो कारखानों में काम करने वाले मजदूर थे वो क्या करेंगे, सड़क पे आ जाएंगे। मजबूरन अपने परिवार का पेट पालने के लिए उन्हें कहाँ जाना पड़ेगा, मजदूरी करने। तो ब्रिटिशर्स ने उसके लिए भी प्लान बना के रखा कि मजदूरी कहाँ करानी, कोई ऑफिस में नहीं, खेतों में, क्योंकि ब्रिटिशर्स को सस्ते मजदूर चाहिए, ना के बराबर बेगारी मतलब बस खाना दे देंगे तुम करो, वो भी कहना है हाँ बस खाना दे दो। तो खेती कहाँ होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ये सब आजीविका की तलाश में कहाँ चले गए, ग्राम। अब गांव में तो पहले से ही मजदूर मौजूद थे, ये और पहुंच गए, तो वो जो गांव में मजदूर थे उनका रेट मान के चलो 200 रुपये पर डे था, ये पहुंच गए तो ये तो फ्री में भी करने तैयार हैं। ये पता चला 20 रुपये दिन में काम कर रहे हैं, 2 रुपये दिन में काम कर रहे हैं। तो मजबूरन गांव में जो थे मजदूर, उनको भी कितने में काम करने पड़ेगा, 2 रुपये दिन में। इससे क्या हो गया, अपने आप मजदूरी का किराया कम हो गया, वेतन कम हो गया। अब इतने लोग, इतने मजदूर जब गांव में रहेंगे तो गांव की भूमि पे क्या बढ़ेगा, दबाव। क्यों, भूमि पे दबाव का मतलब भूमि पे वजन नहीं, भूमि पे दबाव का मतलब उस क्षेत्र पे जितनी उत्पादकता है उस पे दबाव। तो ग्रामीणीकरण ज्यादा से ज्यादा बढ़ गया, वो सभी उद्योगों के मजदूर ग्राम में बस गए और ग्रामीण हो गए शहरों से। तो क्या हो गया, एक और कारण ग्रामीणीकरण, जबकि होना क्या था, शहरीकरण। तो हमारे यहाँ उल्टा अंग्रेजों ने क्या कर दिया, शहरीकरण से ग्रामीणीकरण। अगला हम इम्पैक्ट देखते हैं ब्रिटिश नीतियों का अर्थव्यवस्था पे, तो किसानों की गरीबी। क्या कर दिया इन्होंने किसानों को, कैसे कर दिया किसानों को गरीब, इन्होंने किसानों को कुछ ऐसे गरीब किया कि किराए में अत्यधिक वृद्धि। जो किसान होते थे जमींदारों को क्या देते थे, टैक्स देते थे, ठीक, हर किसान पे ज्यादा जमीन तो होती नहीं थी, तो जमींदारों ने अत्यधिक कर आरोपित करने चालू कर दिए, जिसका भुगतान किसान नहीं कर पा रहे। किसान क्या कर रहा है, बोझ ले रहा है, वो एक प्रकार से उधार ले रहा है, लोन ले रहा है, अपनी जमीन मॉर्गेज करवा रहा है, अपनी जमीन को सीज करवा लिया कि मैं 1 एकड़ आपको दे दूंगा, इतने पैसे दे दो। फिर वो दे नहीं पा रहा, मजबूरन उसे जमीन बेचनी पड़ रही है।
तो किराए में क्या हो गई? अत्यधिक वृद्धि। अब वो पैसा लेने किसके पास जाता था? कहीं साहूकारों के पास तो कभी जमींदारों के पास। तो जमींदार क्या करने लगे? उनका शोषण, वेतन कम देते, पैसा कम देते, किराया अत्यधिक लेते। ये भी कारण रहा। तिहरा बोझ, तिहरा बोझ मतलब कर का तिहरा बोझ। अब तिहरा बोझ में क्या आ जाएंगे? जमींदार को पैसा देना है, साहूकार को पैसा देना है और सरकार को पैसा देना है। ठीक, तो एक तो जमींदार भाई जो जमीन का, दूसरा जिससे हमने पैसे लिए हैं। जैसे तुमने किसी को जमीन किराए पे दे दी, कौली बोलते हैं आप, उसको जमीन दे दी और उसने कहा भाई तुम तो मुझे 1 साल में 5 लाख रुपए दे देना, बाकी तुम समझो उस खेत में उपजाऊ, मतलब उस खेत में पैदावार हो या ना हो। तो आपके पास पूंजी नहीं है, पूंजी लेने के लिए आप कहाँ चले गए? साहूकारों के पास। आपने कहा मेरा 1 एकड़ का खेत है, बाकी 5 एकड़ मैंने लीज पे ली है, तो 1 एकड़ रख के मुझे पैसे दे दो। साहूकार ने मौका समझा और आपको पैसे दे दिए। ठीक है, अब खेती कौन कर रहे हो? आप कर रहे हो, तो सरकार आपसे क्या मांगेगी? टैक्स। सरकार ने एक चुनौती और कर दी कि यदि आप 10 बीघा जमीन पे खेती कर रहे हो तो कम से कम 2 या 3 बीघा जमीन पे नील की खेती करनी है, नहीं तो खेती नहीं करने देंगे। नील तो उगाना ही पड़ेगा, नील में जमीन बंजर हो जाती है। तो ऐसा हुआ। अब जब वो किसान की फसल कटेगी तो सबसे पहले तो जमींदार को, अब जिससे कर्जा लिया वो साहूकार को, ठीक, फिर उसके बाद सरकार को। अब उसके पास कुछ बचेगा क्या? नहीं बच पा रहा। ऐसी स्थिति में साहूकारों ने क्या कर दिया? उनका शोषण करना चालू कर दिया, धीरे धीरे जमीनें जब्त करनी चालू की। तो तिहरा बोझ आ गया, है ना? ठीक, तिहरा बोझ, साहूकार, जमींदार, सरकार। इस कारण किसानों में अमीरी के स्थान पे क्या आना चालू हो गया? गरीबी आना चालू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप देखें तो बिचौलियों का उदय, मीडिएटर्स, मॉडरेटर्स। तो बिचौलियों का उदय में क्या क्या, किस प्रकार के बिचौलियों का उदय हुआ? बिचौलियों के उदय का मतलब होता है कि पहले गांव में पुराने जमींदार होते थे। अब पुराने जमींदार होते थे तो जो किसान होते थे उन पुराने जमींदारों से फैमिली कनेक्ट होती थी। तो वो किसान रोने लगा, उसने कहा मेरी लड़की की शादी है, कुछ है। तो जमींदार पुराने, वो ने कहा यार ये ईमानदार व्यक्ति, ये झूठ नहीं बोलेगा, इससे टैक्स कम ले लेते हैं, इसका माफ कर देते हैं, इसका अपन ही दे देंगे अंग्रेजों को टैक्स, अपना ही व्यक्ति है ये। ऐसा हो जाता था। तो पुराना जमींदार क्योंकि उसी गांव में रहना है तो उस गांव की स्थिति वो समझ रहा है कि सिंचाई के लिए पानी नहीं है या कुछ नहीं, तो वो समझ रहा है, लेकिन सरकार को अब उसमें फायदा नहीं हो रहा। तो सरकार ने क्या किया? नए जमींदारों को, नए जमींदार अस्तित्व में आने लगे। नए जमींदार अस्तित्व में कैसे आए? जो साहूकार थे, उन्होंने किसानों को पहले क्या दिया? पैसा दिया उधार, फिर किसानों की जमीनें जब्त कर ली। अब साहूकार तो खेती तो करेगा नहीं, वो तो दुकान पे बैठा है, उसे तो खेती आती नहीं है। तो उसने खेती का स्वामित्व तो ले लिया, जमीन का स्वामित्व किसान से ले लिया साहूकार ने, और उठा के वो रह रहा है 200 किलोमीटर दूर साहूकार, उसने किसी और व्यक्ति को जमीन दे के चला गया। अब वो किसान उस साहूकार के अंतर्गत कार्य कर रहा है, तो वो साहूकार कहेगा मेरे यहाँ तो खूब पानी गिरा है, झूठ बोल रहा है, तेरे इधर पानी नहीं गिरा, मुझे तो पैसे चाहिए बस। तो ये साहूकार क्या बन गया? नया जमींदार। क्या बन गया? नया जमींदार बन गया ये। तो पहले तो साहूकार बिचौलिया था, पैसे दे रहा था, मदद कर रहा था, वो ही बिचौलिया जमीन का मालिक बन गया, है ना, और नया जमींदार बन गया। अब वो रह रहा है आपके गांव से 200 किलोमीटर दूर। तो आप कहोगे साहूकार से कि सेठ जी पानी नहीं है खेत में, कुआं खुदवा लेते हैं, इस बार फसल अच्छी नहीं हुई, अपन एक काम करते हैं, कुछ डेवलपमेंट करवा लेते हैं अपने खेत में, है ना, खाद बीज नहीं मिल पा रहे हैं। तो अब वो 200 किलोमीटर जो साहूकार है, क्या वो फैमिली से भावनात्मक अटैच रहेगा? उससे नहीं रहेगा ना। कौन वो उस गांव में रह रहा है, वो कहेगा तू नहीं कर पा रहा, मैं किसी और को दे दे रहा। उसी गांव का यदि व्यक्ति होता तो थोड़ा सोचता, दया रखता। तो यहां क्या हो गया? नए जमींदारों का उदय हुआ साहूकारों के रूप में,
और नए जमींदारों ने क्या किया, हड़प नीति चालू की। हड़प नीति मतलब किसानों को कर्जा दे दे के जमीनें हड़पना, और पुराने जमींदारों का विनाश हो गया। क्यों, सब रोने लगे, उन्होंने कहा ठीक है 10 लोगों का मैं ही दे दे रहा। धीरे धीरे पुराने जमींदार नष्ट हो गए। आगे आप देखें नेक्स्ट, कृषि में ठहराव और गिरावट। अब ब्रिटिश नीति से कृषि में ठहराव कैसे आ गया। कृषि में ठहराव और गिरावट का मतलब कि कृषि जैसी चल रही थी ना सालों से, 200 सालों से, वैसे ही 200 सालों से चलती रही कृषि। कैसे, जैसे बखर चल रहे हैं बैल के साथ, तो बखर ही चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस खेत में तो पानी नहीं है, तो पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं कर रहा, करना ही नहीं चाहता, नलकूप नहीं करवा रहे, नहीं कुएं नहीं करवा रहे, खाद बीज नहीं कर रहे, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर रहे। कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे। क्यों, क्योंकि कृषि में गिरावट इसी कारण आई। तो कृषि साधन का अभाव, ट्रैक्टर तो जब आए नहीं थे, तो कृषि साधनों का अभाव था, और अंग्रेजों ने उस तरफ ध्यान भी नहीं। आज सरकार क्या करती है, ये क्यों सिलेबस में आपके, क्योंकि गवर्नमेंट आज उससे प्रोत्साहित कर रही है। गवर्नमेंट कह रही है आप लोन ले लें, लोन हम सहूलियत से देंगे, आप ट्रैक्टर ले लो, आप थ्रेसर ले लो, आप कल्टीवेटर ले लो, आप रोटावेटर ले लो, ये सब उपकरण दे रही है, सब्सिडी दे रही है इन पे, सोलर लगवा लो, हर चीज पे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, खाद बीज पे सब्सिडी दे रही है। क्यों, साधन उपलब्ध कर, साधन उपलब्ध कराएंगे जब ही तो उत्पादन बढ़ेगा, किसानों को प्रोत्साहन जब तो मिलेगा। ठीक, तो कृषि साधनों का अभाव था, इसलिए कृषि में ठहराव आया। और क्यों कृषि में ठहराव, कृषि प्रोत्साहन का अभाव। किसान ने जमीन में फसल उगा ली, कोई खरीद नहीं रहा। जब भी किसी बनिए के पास, साहूकार के पास जा रहा है, वो दुकानदार के पास, तो वो कह रहा है, उसे पता है 4000 रुपये क्विंटल है, तो वो कह रहा है नहीं मैं तो 2000 दूंगा, क्योंकि खरीदेगा कौन, बनिया, साहूकार। वो किसान मजबूरी में उसे 2000 में बेच रहा, और वो उसे बाद में मार्केट में, जब वही किसान घूम फिर के अपनी लड़की के शादी के टाइम पर उस दुकान पर जा रहा है उसी गेहूं को लेने जो 2 दिन पहले उसने बेचे थे, तो वो सोच रहा है कि 2000 रुपये क्विंटल में मैंने बेचे, मैं सोच रहा हूँ, वो कह रहा है भैया आधा कुंटल मुझे दे दो 1000, नहीं अब 3000 में मिलेंगे। वो कह रहा है मैंने ही तो दिए थे कल, नहीं अब तो दे दिए तूने, अब लेना हो तो ले, नहीं तो नहीं। तो इससे क्या हुआ, हतोत्साहित हुए किसान। प्रोत्साहन देने के लिए क्या कर रही है, जैसे गवर्नमेंट मैक्सिमम सेलिंग प्राइस MSP दे रही है, अभी न्यूनतम समर्थन मूल्य है ना, न्यूनतम समर्थन मूल्य सुना है ना योजना, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो हो जाता है, मिनिमम सेलिंग प्राइस, कि इससे कम पे तो नहीं बेचेगी गवर्नमेंट। बनियों को खरीदना है तो इससे ज्यादा कीमत में खरीद लो, क्योंकि किसान कह रहा है इतने में हम आपको क्यों दे, गवर्नमेंट ही ले रही है हमसे तो सोसाइटी में। तो ये प्रोत्साहित कर रही है गवर्नमेंट किसानों को कि घबराओ मत, कोई नहीं खरीदेगा तो हम खरीदेंगे। तो कृषि प्रोत्साहन का उस समय अभाव था, इसलिए भी कृषि में क्या हुआ, गिरावट हुई, ठहराव आया। कृषि विकास पर निम्न सरकारी व्यय। आज कई सारे बैंक हैं, नबार्ड है, सिडबी है, जो उद्योग धंधों कृषि के लिए कार्य कर रही है, नई नई योजनाएं ला रही है। ठीक है, कृषि उपकरण बना रहे हैं। तो कृषि पर सरकार क्या कर रही है, बहुत ज्यादा व्यय कर रही है, लेकिन उस समय अंग्रेजों ने कृषि पर व्यय नहीं किया। तो कृषि विकास पर निम्न सरकारी व्यय होने के कारण भी क्या हुआ, कृषि में ठहराव आया और गिरावट आई। ठीक, और नेक्स्ट देखें, अकाल और गरीबी। क्योंकि किसानों से क्या कराने लगे, व्यवसायिक या नगदी फसलों की खेती कराई जाने लगी। नील, कॉफी, तंबाकू, अफीम, जूट, ये सब। अब यदि मान के चलो आपने जूट, कपास, नील ये सब लगा लिया, तो क्या उससे पेट भर पाएंगे हम? हमने लगा लिया, मजबूरन हमें उसे क्या करना पड़ेगा, बेचना ही पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। अब जब बेचेंगे तो हम पे पैसे आएंगे। तो अब जब हम गेहूं चावल खरीदने जाएंगे तो जितने भी महंगे वो बिके, हमें खरीदना पड़ेगा पेट भरने। ठीक है, और अंग्रेज क्या हो रहा है, हमें गेहूं चावल लगाने नहीं दे रहा है, कह रहे हैं तुम नील लगाओ, इसको बेचो और जो पैसे आएंगे उससे गेहूं खरीद के खाओ। अब अंग्रेजों को पता है कि इनका नील जो है अपन को सस्ता खरीदना है,
पैसे इनको इतने देना है कि बस महीने भर का राशन आए इनका। ये पूरी योजना बनाई उन्होंने। नील मतलब 4 बूंदों वाला उजाला। नील होता है ना इंडिगो, कपड़े जब आप धोते हो तो एक ऐड सुनी होगी 4 बूंदों वाला उजाला, वही नील, वो नील की कंपनी है। तो नील होता है कपड़ों में कलर करने के लिए प्रयोग किया जाता था, नील, इंडिगो। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसके कारण लोग गेहूं चावल ये उगा नहीं पाए। अब क्या होता था, पहले गेहूं चावल ज़्यादा उगा लेते हैं व्यक्ति तो रिजर्व रख लेता है कि भैया इतना मैं रख लेता हूँ, 1-2 साल ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे, पैसे नहीं भी रहे तो भूखा तो नहीं मरूंगा। अब नगदी और व्यावसायिक फसलों की जब खेती करने लगे तो लोगों पे भाई पैसे तो थे, पैसे खत्म हो गए 1 महीने का। अब उस स्थिति में अकाल पड़ गया तो उन पे रिजर्व भी नहीं रखा कि अब उससे वो घर चला पाए, भूखे मर गए। उस समय लगभग कितने मानव जनित अकाल पड़े ने, मानव जनित अकाल कहते हैं कि उन्होंने दूसरी फसल लगानी ही नहीं थी, नगदी फसल। तो 2.8 करोड़ लोग मारे गए उन अकालों में, इतनी बड़ी मात्रा में। ठीक, फिर अस्पष्ट दृष्टिकोण, सरकार से कहा गया योजनाएं बनाओ, अकाल के लिए कुछ मुआवजा दो। तो सरकार, क्योंकि ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने अदूरदर्शिता का परिचय दिया और अस्पष्ट दृष्टिकोण रखा अकाल की तरफ। इवन इस समय उन्होंने दिल्ली दरबार आयोजित किया 1911 के लगभग में, है ना, जिसमें बहुत पैसा खर्च किया गया और एक तरफ मध्य भारत में, दक्षिण भारत में अकाल पड़ा रहा था उस समय। तो ये भी क्या रही, आर्थिक व्यवस्था का एक बहुत बड़ा प्रभाव रहा। नेक्स्ट आप देखें, भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण कर दिया। वही बोला मैंने कि नगदी फसलों का अत्यधिक उत्पादन करवाया, जैसे कपास, जूट, है ना, जिसके कारण मजबूरन घर चलाने के लिए किसान को क्या लेना पड़ता था, ऋण, जिससे ऋणग्रस्तता हुई। और क्या होता है, आज भी आप गांव में जाते हो तो वो कहते हैं चावल 2 किलो चावल ले लो, सब्जी दे दो, हम तुमको दाल दे देते हैं, आप हमको चावल दे दो। उसे कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली, वाटर सिस्टम। लेकिन उसे किससे एक्सचेंज किया गवर्नमेंट ने, ब्रिटिशर्स ने, मुद्रा व्यवस्था से, मुद्रा अर्थव्यवस्था से। मुद्रा अर्थव्यवस्था आज अपन लेके चलते हैं, मतलब पैसे हैं 10-20 हजार जेब में, चलो शॉपिंग करने, ये भी खरीद लिया, वो भी खरीद लिया, वो भी खरीद लिया, है ना। तो आज की स्थिति में मुद्रा व्यवस्था बहुत बढ़िया है ना। लेकिन उस समय क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने भाई आपके जेब में पैसे ही नहीं बचने दिए। अब आप बाजार में तो खड़े हो लेकिन 10 रुपए रखे हो, क्या खरीद पाओगे। तो मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास किया कि आप नगदी फसलें लगाओ, कपास, जूट, उन्हें बेचो, और जो आपको पैसा मिलेगा उन फसलों को बेचने से, उससे आप घर का सामान लो। तो मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास करना चाहते थे ब्रिटिशर्स। नहीं तो पहले क्या होता था, बैलगाड़ी में भरा पहले सामान, अब बाजार अपन जा रहे हैं मार्केट सामान खरीदने, एक बोरा इसको दे दिया, इससे ये खरीद लिया, एक बोरा इससे, ऐसा। तो ब्रिटिशर्स ने मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास किया क्योंकि उन्होंने यूनाइटेड मार्केट बनाया, एकीकृत बाजार। तो कहीं ना कहीं मुद्रा अर्थव्यवस्था का आगे जाके फायदा मिला, लेकिन उस समय तो ये संक्रमणी काल रहा, इन्फेक्टेड रहा, तो उस समय तो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, है ना, इंडियन इकोनॉमी का। तो इसके कारण क्या हुआ, भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण कर दिया, और कृषि जो हमारा आधार थी वो एक व्यवसाय बन के रह गई, है ना। और किसान जो खुद क्या कर रहा है, उत्पादक है, देश का पेट भरता था, उसका खुद का पेट खाली रहने लगा। नेक्स्ट आप देखें, प्राचीन उद्योगों का विनाश और आधुनिक उद्योगों का देरी से विकास। तो मैंने कैसे बताया कि भारतीय वस्त्र उद्योगों का क्या कर दिया, पहले इन्होंने पतन, भारतीय वस्त्र उद्योग नष्ट कर दिया। कैसे नष्ट किए, एक तो यहाँ टैक्स लगाया, दूसरा भारतीय जहाज जो थे, बड़े बड़े भारतीय जहाज थे जो अफ्रीका और यूरोप जाते थे अपना सामान बेचने। तो ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि भारतीय जहाज़ों पर, हमें हमारे बंदरगाह पे भारतीय जहाज खड़े होंगे तो उन्हें अत्यधिक टैक्स देना पड़ेगा। तो भारतीय जहाज़ों पर अत्यधिक टैक्स लगाया, और ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश जहाज़ों पर बहुत कम टैक्स लगाया या उन्हें मुक्त कर दिया, जिसके कारण वो फ्री हो गए और उनके मटेरियल की कॉस्ट कम हुई।
इवन भारतीय उसके यदि हम तुलना में देखें तो भारतीय जहाज़ों पर अत्यधिक कर लगा दिया और हमारी वस्तु महंगी हो गई। तो यहाँ भारतीय वस्तु उद्योग का पतन किया, भारतीय जहाज़ों पर अत्यधिक कर लगा दिया, भारतीय इस्पात आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। रेलवे का काम चल रहा था, रेलवे में जो पटरियां डलती हैं, रेलवे में सबसे ज़्यादा इस्पात का यूज है, लोहे का। भारत का इस्पात अच्छी क्वालिटी का था, ठीक है, लेकिन ब्रिटिशर्स इसे बहुत कम कीमत में खरीदना चाहते थे, है ना, बिल्कुल मिट्टी मोल। इसके लिए प्रारंभ में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अफ्रीका और दूसरे देशों से, चीन, दूसरे देशों से आयरन लाना चालू किया, इस्पात लाना चालू किया। और भारतीय इस्पात के जो डीलर्स थे उनसे कहा कि हमको, बल्कि वो घटिया क्वालिटी का इस्पात, कि हमको बहुत कम कीमत में दूसरे क्षेत्रों से इस्पात मिल रहा है, हम भारतीय इस्पात को नहीं खरीदेंगे। तो वो भूखे मर जाएंगे, मजबूरन वो कहेंगे वहां से कितने का मिल रहा है, तो वहां से उन्होंने कहा हमें 1000 की 100 रुपए में मिल रही है। भारतीय इस्पात उद्योग वाला भी क्या कहेगा, आपको मैं 100 में ही दे दूंगा, क्योंकि उसको उसका क्या चलाना है, उद्योग चलाना है। तो उन्होंने भारतीय इस्पात का निर्यात जो बाहर विदेशों में होता था उसे बंद कर दिया। भारतीय इस्पात अब विदेशों में नहीं जा पाया और वो ही मट्टी मोल दामों पर उसे खरीदने लगे, उसे रिमोल्ट करके उसे दूसरा आकार दे के विदेशों में बेचने लगे और खुद लाभ कमाने लगे। तो इससे पता चलता है कि भारतीय इस्पात आयात पर क्या लगा दिया उन्होंने, प्रतिबंध लगा दिया। खुद नहीं खरीद रहा, दूसरा नहीं जा सकता, निर्यात भी नहीं हो सकता। तो इससे और हमारी इकोनॉमिक कंडीशन खराब हुई। आगे देखें, विदेशी स्वामित्व वाले उद्योगों का विकास। जब ब्रिटेन में जाके औद्योगिक क्रांति हुई तो कुछ ब्रिटिशर्स जो व्यवसायी थे, उद्योगपति थे ब्रिटेन में, उन्होंने कहा आखिर हमारा मटेरियल बिकता कहाँ है, भारत में, एशियाई कंट्रियों में, तो क्यों ना हम फैक्ट्री कहाँ लगा दें, भारत में, क्योंकि कच्चा माल भी तो कहाँ से आ रहा है, भारत से। तो उन्होंने भारत में फैक्ट्रियां लगाई, लेकिन फैक्ट्रियां जब लगाई तो मालिक कौन है, विदेशी। तो हमारे यहाँ के मजदूरों के अधिकार है ना, 2 घंटे की जगह 10-10 घंटे काम करा रहे हैं, 10-10 घंटे की जगह 12-12 घंटे काम करा रहे हैं, कोई रेस्ट नहीं, कोई हाइजेनिसिटी नहीं, है ना, स्वच्छता का कोई ध्यान नहीं, ना स्वास्थ्य का ध्यान। छोटे छोटे बच्चों को कारखानों की चिमनियां साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता था, धुएं निकालने, जलते हुए नीचे भट्टी में। कई बच्चे चिमनियां साफ करते हुए उस भट्टी में गिर जाते थे और मर जाते थे, 5-5, 6-6 साल के बच्चे, 8-8 साल के बच्चे, है ना। लाइव चिमनी फ्रेशर उन्हें कहा जाता था, है ना। तो ऐसे ऐसे काम ब्रिटिशर्सों के समय हुए थे। आज भी हम बोलते हैं फटाका फैक्ट्रियों में बच्चों से फटाके बनवाते हैं, तो वहां ये लोग बहुत करवाते थे ये काम, है ना, बच्चों से। मैन फ्रेश चिमनी कहते थे उनको। तो ये विदेशी स्वामित्व वाली कई सारे उद्योगों का विकास हुआ, लेकिन उन्होंने मानवता का ध्यान नहीं रखा। अब जब विदेशी स्वामित्व वाले उद्योगों के संपर्क में हमारे उद्योगपति आए तो धीरे से उन्होंने भी मशीन आधारित उद्योग लगाए, लेकिन इस प्रक्रिया में काफी समय लगा। तब तक विदेशी हमारी पूंजी को नष्ट कर चुके थे। तो विदेशी स्वामित्व वाले उद्योगों का विकास हुआ, स्वदेशी मशीन आधारित उद्योगों का क्या हो गया, देरी से विकास हुआ। अब जब विकास हुआ तो लगभग कब हुआ, 1850 के बाद। तो हम देखें तो पहली सूती कपड़ा मिल जो हमारी लगी 1853 में कासबजी नाना भाई द्वारा लगाई गई थी बॉम्बे में, टेक्सटाइल में पहली, है ना। 1853 में कासबजी नाना भाई द्वारा पहली जूट मिल कब लगाई गई, उसके बाद 1855 में बंगाल के रिसरा में, है ना। ये खास क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। तो ये सब कारण क्या रहे, प्राचीन उद्योगों का विनाश करने में और आधुनिक उद्योगों की देरी से विकास। नेक्स्ट पॉइंट आप देखें, नए उधारकर्ताओं का जन्म। नए उधारकर्ता मतलब नए उधार देने वाले लोगों का जन्म, कि हम देंगे उधार आपको। कैसे, तो साहूकारों का उदय हुआ कि कहीं मत जाओ हम देंगे, महाजनी व्यवस्था जिसे कहते हैं। तो साहूकारों का उदय हुआ, साहूकारों ने उच्च ब्याज दर पे
क्या दिया? पैसा, कि हम आपको लोन तो दे रहे हैं लेकिन वार्षिक कर पे नहीं, वार्षिक ब्याज दर पे नहीं, मंथली पे। मंथली क्या? दैनिक पे। बैंक आज दे रहा है 7% एनुअल, वो दे रहे हैं 7% मंथ पर मंथ, दैनिक भी दे रहे हैं। तो यहां उच्च ब्याज दर उन्होंने वसूली। अब बेचारा किसान जैसे तैसे पैसे कमा के, एक मजदूर गया उस साहूकार के पास, पढ़ा लिखा है नहीं, उसको बता दिया ये देख तूने अंगूठा लगा के गया था, इसमें क्या लिखा है कि 5% के हिसाब से नहीं 12% के हिसाब से ब्याज लगेगा। तो उसमें क्या इतनी दिमाग, इतनी बुद्धि है कि वो अपने अंगूठे का निशान पहचानेगा क्या? तो ये जो साहूकार हुए नए उधारकर्ता, गलत हिसाब किताब किया इन्होंने, गलत हिसाब किताब करके पता चला कोई किसान से दुगनी तिगनी अमाउंट ले ली, देते ही जा रहा है वो, तो हर साल पट ही नहीं रहा उसका। फिर वो मजबूरन कह रहा है कि बता दीजिए सेठ जी, ठाकुर साहब कितना और बचा है, या मैं तो तंग आ गया हूं। तो वो कह रहे हैं यार परेशान मत हो, 5 एकड़ जमीन है तेरी, 1 एकड़ मुझे दे दे, पूरा कर्जा खत्म, तू तो हमारा खास व्यक्ति है। तो उसने कहा मजबूरन परेशान होके 1 एकड़ दे दी। तो इस प्रकार इन्होंने क्या की? जब्ती चालू कर दी साहूकारों ने, और भूमि गिरवी रखवाना चालू कर दिया, है ना। तो नए उधारकर्ताओं के जन्म ने ये सब चीजें दी। दूसरा इन्होंने और क्या किया? अब ये जो नए साहूकार बने और पुराने जमींदारों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किए, लेकिन जो नए जमींदार और साहूकार थे ना, ये ब्रिटिशर्स से मिल गए। क्यों? क्योंकि ये दूर क्षेत्रों में रह रहे हैं, कुछ विदेशों में रह रहे हैं, जमीन भारत में खरीदी है उन्होंने। तो वो सोच रहे हैं कि ब्रिटिशर्स चले गए तो जो गांव के लोगों की जमीन हमने हड़प की है, गांव के लोगों से पुनः क्या कर लेंगे? प्राप्त कर लेंगे जमीन को। इसलिए उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया, और पुराने जमींदारों ने फ्रीडम फाइटर्स का। आधे से ज्यादा फ्रीडम फाइटर देखोगे आप तो जमींदार निकलेंगे, लेकिन पुराने, है ना। तो ये सब रीजंस रहे, इन्होंने हमारे आर्थिक धन का दोहन कर दिया। आगे आप देखें परिवहन और संचार, तो हम कहें कि परिवहन संचार ने तो विकास किया है देश का, रेलवे ने विकास किया, डाक ने विकास किया, टेलीफोन ने विकास किया। तो इन्होंने आर्थिक क्षति कैसे पहुंचाई? देखिए कि किस उद्देश्य से ब्रिटिशर्स ने आपको ये चीज दी थी और आपने किस उद्देश्य से इनका प्रयोग करना चालू कर दिया। तो जब हम बोले परिवहन और संचार का विकास, तो रेलवे की शुरुआत जब लॉर्ड डलहौजी के काल में की गई, तो इसलिए की गई थी कि भारत के आंतरिक क्षेत्रों में जो अयस्क होते हैं, जो खनिज होते हैं, ब्रिटेन में उन्हें जहाज से भर के पहुंचाना है ना, मुंबई के पोर्ट से। तो मुंबई तक जल्दी से जल्दी भारत के आंतरिक क्षेत्रों से मटेरियल कैसे लाया जाए, कोयला, आयरन, निकेल, तांबा, ये चीजें, इसके लिए उन्होंने रेलवे को चारों तरफ बिछाया। जब रेलवे का डेवलपमेंट किया तो रेलवे को उन्होंने मालवाहक के तौर पे प्रयोग किया, और रेलवे में ही वो पूरी चीजें लोड करते और बंदरगाह तक पहुंचाते, वहां से लोड करते किसमें? शिप्स में, और ब्रिटेन भेजते कच्चे माल को। इसके लिए उन्होंने रेलवे का डेवलपमेंट किया। दूसरा, रेलवे को कोई लूटे ना, इसके लिए उन्होंने जीआरपी रखी, आरपीएफ रखी, पुलिस, लोगों के लिए नहीं, खुद के लिए। दूसरा, कहीं कोई क्रांतिकारी विद्रोह होगा तो क्रांतिकारी घोड़े से जाएंगे, घोड़े से तो ट्रेन तेज चलेगी, घोड़ा तो थक जाएगा, ट्रेन तो तुरंत पहुंच जाएगी उनकी बटालियन। रेलवे कनेक्टिविटी के लिए उन्होंने क्या किया? रेलवे पटरी के किनारे से, रेलवे लाइन के किनारे से एक पतली लाइन डाली, टेलीफोन लाइन जैसी, जिसे टेलीग्राम लाइन कहा गया, है ना। तो उसमें एक मशीन होती थी, टक 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 ऐसे कोड बनाया जाता था, एक मैसेज, जिसे तार कहते हैं हिंदी में। तो कहीं पे यदि कुछ हो रही है घटना, तो उस तार के माध्यम से तुरंत सूचना पहुंच जाती थी दूसरे स्थान पे। तो क्रांतिकारी कैसे जाएगा? घोड़े से लेके सूचना, तब तक तार से तो 2 मिनट में पहुंच जाएगी, वहां एक दूसरा पढ़ने बैठा है मैसेज, तुरंत पढ़ेगा कि यहाँ ये रॉबरी होने वाली है, इतने डकैत या क्रांतिकारी आने वाले हैं, ठीक। तो वो तुरंत एक्शन में आ जाते थे ब्रिटिशर्स। तो कहीं ना कहीं उनका संचार तंत्र बेहतर कर लिया उन्होंने, परिवहन तंत्र बेहतर कर लिया, सुरक्षा प्रणाली बेहतर कर ली, और हमारे जो क्रांतिकारी थे बार बार
क्या प्रयास करते रहे, लेकिन बाद में सक्सेस हुए, लेकिन शुरू में उन्हें बहुत परेशानियां हुई, है ना। और विद्रोहों को ब्रिटिशर्स क्या करते थे, आसानी से दबाने लगे। आगे आप देखें, परिवहन और संचार में रेलवे की शुरुआत की। ब्रिटिश निवेशकों व बैंकरों का प्रवेश, ब्रिटेन के व्यवसायिक रेलवे में प्रवेश करने लगे, उससे मुनाफा कमाने लगे। भारतीय आंतरिक क्षेत्रों से कच्चा माल रेलवे के द्वारा कहां ले जाया जाने लगा, विदेश, है ना। तो रेलवे से बंबई तक, बंबई से जहाजों से लंदन तक, ठीक, ढुलाई की गई। आधुनिक डाक व तार व्यवस्था इन्होंने अपनाई लॉर्ड डलहौजी के समय ही, जिससे इन्होंने क्या किया, विद्रोहों का दमन। तो ये भी एक आर्थिक इंपैक्ट पड़ा, आर्थिक प्रभाव। फिर देखें कपड़ा उद्योग और व्यापार पे क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। ग्राफ चलता, जितनी तेजी से भारत के उद्योगों का पतन हुआ, उतनी ही तेजी से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। इंग्लैंड की जनता कितनी है, कम है, कम है। तो एक ही फैक्ट्री पहना देती पूरे कपड़े उनको, तो इतनी फैक्ट्रियां लगी क्यों वहां। एक व्यवसायी ने खोली, दूसरी व्यवसायी ने खोली, ईस्ट इंडिया कंपनी की 10 फैक्ट्रियां हो गई ब्रिटेन में। अब ब्रिटेन के लोग कितना लेंगे कपड़ा, जितना लेना है उतना लेंगे, फैक्ट्री को बंद नहीं कर सकते, भूखे मर जाएंगे उनके मजदूर। वो उनके देश के लिए सोच रहे हैं, तो क्या करेंगे, नए नए कस्टमर बनाएंगे। एशियाई देशों में उन्होंने व्यापार और बाजार खोला। ब्रिटेन में फैक्ट्री चलती, कपड़ा बनता, रेडीमेड बिकता कहां, भारत में, क्योंकि भारत की जनता क्या है, ज्यादा है पॉपुलेशन में। तो ये किया उन्होंने, है ना। तो इंग्लैंड में औद्योगिकरण, औद्योगिक क्रांति हुई। मशीनों से बने कपड़ों की अधिक मांग हुई। अब बेचारे किसी धोती वाले को एकदम से जीन्स मीन्स दिख जाए इंग्लिश बोलते हुए, अरे भैया यही लूंगा मैं तो, है ना, यही लेना। तो मशीन से बने कपड़ों की अधिक मांग हुई। भारत का कच्चे माल का निर्यातक बनना। भारत क्या बन गया, बना हम हमारे ही मटेरियल के कपड़े पहन रहे हैं, कहला रहे हैं ब्रिटिशर्स, टैग लग गया उनका, ब्रांड लग गया। तो भारत क्या बना, सबसे बड़ा वस्त्रों के निर्यातक से सबसे बड़ा आयातक बन गया, इन्होंने आयातक बना दिया, ठीक। हथकरघा उद्योग का पतन, गांधी जी को आपने देखा होगा किसी न किसी कई फोटो में चरखा चलाते हुए। तो उनको शौक था, शौक था, शौक नहीं था, शौक नहीं था, आवश्यकता थी देश की, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हथकरघा उद्योगों को बंद कर दिया था। विदेशी मशीनों से बने कपड़े पहनने लगे, तो हमारा जो खादी उद्योग था, पुराना हथकरघा उद्योग था, वो पूरा बंद हो गया। इसलिए गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने कहा हम हथकरघा फिर से स्टार्ट करेंगे। उन्होंने चरखा फिर से चलाने चालू किए, खादी वस्त्र बनाने चालू किए। इसीलिए कांग्रेस ने एक मीटिंग में यह निर्णय लिया कि देश के जितने भी राजनेता हैं, जितने भी कांग्रेस के सदस्य हैं, वो धोती कुर्ता, कुर्ता पजामा, कोटी ये पहनेंगे, किसके, खादी के, किसके, खादी के, ताकि और कोई नहीं तो हम, जो हम देश के क्रांतिकारी हैं, देश को आज़ादी दिलाना चाहते हैं। कांग्रेस के इन पूर्व नेताओं ने ये कहा कि हम खादी के ही चीज़ों का प्रयोग करेंगे, ताकि हमारे जो नष्ट हुए उद्योग हैं, हथकरघा उद्योग हैं, ये पुनः क्या हो सकें, स्थापित हो सकें, है ना। तो ये क्या रहा, हथकरघा उद्योगों का पतन हो गया था, उन्हें पुनर्स्थापित किया गया। तो ब्रिटिशर्स ने हथकरघा उद्योग भी खत्म कर दिया, ये भी इंपैक्ट हुआ। बुनकरों के समुदाय का बेरोजगार होना। अब हथकरघा उद्योग और जो भारत की फैक्ट्रियों में बुनकर काम कर रहे थे, वो सब क्या हो गए, बेरोजगार हो गए, किसानों के यहाँ पहुंचे, ग्रामीण बन गए वो, और मजदूरी करने लगे। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी कला के रूप में उनके हाथ छीन लिए, है ना। आगे देखें, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दबाव। ग्राम में जनसंख्या बढ़ने लगी और गरीबी दिन पे दिन और ज्यादा बढ़ने लगी, ठीक। आगे देखें, निष्कर्ष क्या समझते हैं कि ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या सकारात्मक था या नकारात्मक। तो यदि मोस्टली हम देखें तो किस प्रकार का प्रभाव था, सकारात्मक था या नकारात्मक, बताओ। नेगेटिव था या पॉजिटिव, नकारात्मक हुआ ना। यहां इतने पॉइंट जो मैंने बताया, इसमें कहीं ऐसा लग रहा है कि तुम्हें फायदा हुआ इससे,
नुकसान ही हुआ ना। तो कैसे हुए असर? नकारात्मक हुए ना। हाँ, लेकिन जब पेपर में आप निष्कर्ष लिखोगे तो बिल्कुल ऐसे नकारात्मक बन के नहीं लिखना हमें, है ना। आप बताओगे कि ओवरऑल ब्रिटिश नीतियां जो थीं वो आर्थिक शोषण पे आधारित थीं, धन बहिर्गमन के सिद्धांत पर आधारित थीं, और उन्होंने कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था को इतना बेकार कर दिया कि आज तक हमारी अर्थव्यवस्था केवल डेवलपिंग बनी हुई है, आने वाले वर्षों में डेवलप्ड बन जाएगी, मतलब विकासशील है। उन्होंने इतना डैमेज किया है कि आज तक हम उस डैमेज को कवर कर नहीं पा रहे हैं, उसमें ही प्रयासरत हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने हमारी संपूर्ण अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया, बहुत बुरी तरह नष्ट किया, ये इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन यदि एक सकारात्मक व्यू देखें तो ब्रिटिशर्स ने हमें क्या दे दी? एक उत्कृष्ट मुद्रा प्रणाली दी। मुद्रा प्रणाली मतलब पैसा, क्या हमें गेहूं लेके नहीं जाना मार्केट करने, पैसे लेके जा सकते हो जेब में। दूसरा, हमें अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा सिखाई कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जहां 10 देशों की वस्तुएं आती हैं, आप अपनी वस्तु को कैसे बेच सकते हो, अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सिखाई। हमें वो रेलवे दे के गए, भले ही उन्होंने उनके स्वार्थ के लिए उसे लाए थे, लेकिन हमने उसे हमारे डेवलपमेंट में यूज किया। इंडियन रेल है ना, एशिया की 3rd लार्जेस्ट, 2nd लार्जेस्ट। इसके बाद और क्या दिया इन्होंने? हमें टेलीग्राम दे के गए, डाक व्यवस्था दे के गए, उत्कृष्ट पुलिस प्रणाली दे के गए। तो ये चीजें जीआरपी, आरपीएफ ये दे के गए। उन्होंने उनके स्वार्थ के लिए लेके आए थे सब, लेकिन हमने उसका सही यूज किया आगे जाके, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमने वो गलती से देखे गए, लेकिन देखे गए। तो ये एक सकारात्मक इम्पैक्ट है। लेकिन ओवरऑल हम यदि निष्कर्ष देखें तो देश को कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बना दिया उन्होंने, कि उन्हें कच्चा माल कौन पहुंचा रहा है? भारत। सभी देशों की कच्चे माल की पूर्ति कौन कर रहा है? भारत। और विदेशी वस्तुओं के बाजार के रूप में किसे बदल दिया? भारत को, कि सबसे ज्यादा विदेशी वस्तुएं कहां बिकेंगी? आज भी चीन का सबसे ज्यादा मटेरियल कहां बिकता है? अमेरिका का, भारत। यदि हम चीन का मटेरियल खरीदना बंद कर दें तो चीन मर जाएगा भूखा। मतलब विदेशी वस्तुओं का सबसे बड़ा बाजार, मतलब मोदी जी बैन कर दें तो सब खत्म, अमेरिका से हर डील खत्म कर दें सब खत्म, अमेरिका खत्म। इसलिए सब डरेंगे, क्योंकि हम सबसे बड़े खाने वाले हैं, विदेशी वस्तुओं के सबसे बड़े उपभोक्ता। इसलिए तो मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया कर रहे हैं कि भाई घर के घर में खाओ, है ना। तो ये है, तो सब ये पुरानी हमारी आदत है, धीरे धीरे छूटेगी, कि यहाँ पे देश को कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता और विदेशी वस्तुओं के बाजार में बदल दिया अंग्रेजों ने। नेक्स्ट देखें तो स्थायी बंदोबस्त जैसी नीतियां किसानों पर लागू कर दी ब्रिटिशर्स ने, कि आपकी उपज हो ना हो इतना तो आपको कर देना ही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, तो स्थायी बंदोबस्त जैसी नीतियां किसानों पर लागू की, जो उनके आर्थिक शोषण का प्रमुख कारण बनी। आधुनिकीकरण के प्रयासों के बावजूद ब्रिटिश नीति संपूर्ण रूप से क्या बनी? शोषण आधारित साबित हुई। परंतु रेलवे, डाकतार और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा भविष्य में हमें सकारात्मक साबित हुई। तो ये पूरा एक मेंस का क्वेश्चन बन जाता है, प्री के फैक्ट बन जाते हैं। तो याद रखना ये सारे इम्पैक्ट थे, और याद नहीं करना, एक चरणबद्ध तरीके से हुआ है ना, कि आपको खाना नहीं देंगे तो आपको भूख लगेगी, भूख लगेगी जब तो प्रयास करोगे। तो वैसे ही रटना नहीं होता है ना, समझना होता है टॉपिक को, क्योंकि आपसे मध्य प्रदेश आयोग क्या मांग रहा है? समझ मांग रहा है ना। ठीक है, तो समझना है उसे।